हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। साहब, हमारा डिस्कशन हुआ था लास्ट लेक्चर तक इलिस्ट्रेशन 20 तक, है ना। इलिस्ट्रेशन 20, उसमें से कुछ इलिस्ट्रेशंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे जो आपने किए होंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा रखता हूँ आपसे। उसमें से काफ़ी सारे जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे एक्सेप्ट दिस 17 नंबर का क्वेश्चन, मैंने बाकी पूरा डिस्कस भी करा था। शॉर्ट लेवल पे आपको आइडियाज दिया था क्विकली कैसे सॉल्व करना है, मतलब इसका एकदम बेसिक लेवल पे डिस्कशन आपको बताया था कि ट्रेनर मॉडल यहाँ पे यूज करना है, वही सबसे बड़ा हिंट था। बिकॉज क्वेश्चन में बोला नहीं है ट्रेनर मॉडल, बट हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, उसके लिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था नेक्स्ट लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन 17 डिस्कस करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अप टू इलस्ट्रेशन 20 हमारा कोई डिस्कशन नहीं होगा, जो हमने मतलब ऑब्वियसली सब कवर कर लिया, ठीक है। एंड जो होमवर्क वाले थे लास्ट के 2-3 लेक्चर, लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस जो थे लास्ट लेक्चर में, हमने उसका शॉर्ट डिस्कशन मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। चलो साहब, तो अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, उसमें कोई क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, तो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप। ऑब्वियसली आपको फटाफट से सभी के सभी क्वेरीज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। इतना सा छोटा सा क्वेरी होने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो, सो 17 नंबर का इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ो मेरे साथ। Four friends, S, T, U and V, have invested equivalent amount of money in 4 different funds in tune with their attitude to the risk। बोल रहे 4 दोस्त हैं, S, T, U, V, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी को, पैसे को इन्वेस्ट कराए 4 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, ठीक है। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी मतलब चारों का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो सेम है साहब, बट उनके एटीट्यूड जो है रिस्क लेने के तरफ का जो एटीट्यूड है हर एक बंदे का अलग रहेगा। तो उनके हिसाब से, उनके एटीट्यूड के हिसाब से उन लोगों ने रिस्क लिया है एंड इन्वेस्टमेंट करा है, बट अमाउंट ऑफ मनी जो है इन्वेस्टमेंट का वो सेम है। एस प्रेफर्स टू प्ले एग्रेसिव, एस जो बंदा है सागर, वो प्रेफर करता है एग्रेसिव, भले मैं नहीं करता प्रेफर। सो एस प्रेफर्स टू प्ले एग्रेसिव एंड इज कीन ऑन इक्विटी फंड्स। बोले वो इक्विटी फंड्स पे सर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि वो एग्रेसिव बंदा है, वो बोलता है रिस्क है तो इश्क है, इसलिए उसने एग्रेसिव खेलने का सोचा है एंड इक्विटी फंड्स पे वो ध्यान दे रहा है। टी जो है वो मॉडरेटली एग्रेसिव है, वो बोले है वो एग्रेसिव बट एस जितना तो नहीं है, मॉडरेटली एग्रेसिव मतलब नॉर्मल के ऊपर वाला, नॉर्मल बोल सकते हैं हम लोग। मतलब वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना और मुझे रिस्क नहीं लेना ऐसा भी नहीं है, मैं रिस्क लूंगा बट मॉडरेट लेवल पे, एक आधा आधा रिस्क लूंगा, आधा रिस्क लूंगा आधा नॉर्मल। तो इसीलिए उसने क्या किया, मॉडरेटली एग्रेसिव विद अ डिजायर टू इन्वेस्ट अप टू 50% इन हिज इक्विटी। सब 50% इक्विटी में करेगा, मतलब बैलेंस 50% और डेट में करेगा, फिक्स्ड इनकम मार्केट में करेगा। Whereas you does not invest anything beyond 20% in equity। यू बेचारा बहुत ज्यादा डरता है और वो बोलता है कि मैं 20% के ऊपर तो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मतलब वो इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा 20% करेगा एंड बचा हुआ 80% वो फिक्स्ड इनकम मार्केट में डेट में करेगा, जहां से फिक्स्ड इनकम आने वाला है। V last वाला दोस्त however relies more on the moment of the market and prefers any fund which replicates the market portfolio। V का तो अपना अलग ही अंदाज है। V बोलता है भाई मैं तो मार्केट जैसे चल रहा है ना उसके बेसिस पे भरोसा रखता हूँ, मैं बोलूंगा सेंसेक्स 1 लाख रुपए हो जाएगा तो साहब मैं सेंसेक्स पे भरोसा रखता हूँ। जो भी पोर्टफोलियो, जो भी म्यूचुअल फंड ऐसा है जो सेंसेक्स को रिप्लिकेट करता है, मार्केट को रिप्लिकेट करता है, वही फंड मैं लूंगा। मतलब मार्केट जितने से ऊपर जाएगा उतना मेरा रिटर्न रहेगा, दैट्स इट। सो वी का मार्केट पोर्टफोलियो है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो एस प्योर 100% इक्विटी, टी जो है वो 50% इक्विटी 50% डेट, और एस टी यू जो है उसके बाद में यू 20% इक्विटी 80% डेट, एंड वी जो है दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू मार्केट पोर्टफोलियो। देयर इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर्स रिटर्न्स देयर फ्रॉम एंड द बीटा ऑफ द फंड। ये जो पहला हिंट है ना, बीटा, बीटा जो दिया है, मतलब दे जस्ट वांट टू फोकस ऑन द सिस्टमेटिक रिस्क। कौन सा सिस्टमेटिक रिस्क? पॉसिबिलिटी है बीटा के साथ में एचडी भी दे दे, तो वो सिस्टमेटिक रिस्क को भी कंसीडर करना चाहेंगे, टोटल रिस्क को भी कंसीडर करना चाहेंगे। समझ रहे हो क्या? तो जब मैं बीटा बोलूं तो बीटा बोला तो सिस्टमेटिक रिस्क बोला तो ट्रेनर रेशियो याद आ जाना चाहिए, समझ रहे हो। बट जब मैं बोलूं टोटल रिस्क एसडी तो मुझे शार्पे रेशियो याद आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे बीटा का इंफॉर्मेशन दिया है, तो देखो मनी मल्टीप्लायर फंड 100% इक्विटी मतलब यस वाला, बैलेंस्ड ग्रोथ फंड 50% इक्विटी 50% डेट मतलब टी वाला, सेफ मनी फंड, डरता है बेचारा, सेफ मनी फंड 20% इक्विटी 80% मतलब यू का, एंड वी वाले का मार्केट पोर्टफोलियो है। तो मार्केट का रिटर्न नीचे दिया देखो, इफ द मार्केट रिटर्न 16% मतलब वी का रिटर्न भी 16% रहेगा।
एंड आर एफ कितना है 7% है, तो वी का भी आर एफ सॉरी आर एफ तो सबके लिए सेम ही रहेगा 7%, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये ऊपर के जो 3 फंड्स दिए ना इन लोगों ने, मनी मल्टीप्लाई, बैलेंस ग्रोथ एंड सेफ मनी, इसके रिटर्न्स दे दिए, कितने आते हैं, कितने आए हैं, एंड बीटा भी दे दिया। मतलब मनी मल्टीप्लायर जो है वो सबसे ज्यादा रिस्की रहेगा मार्केट से, एग्रेसिव ना, तो मार्केट से हिसाब से उसका बीटा बहुत ज्यादा रहने वाला है, ऑब्वियस है। 1.8 मतलब मार्केट 1 गुना जाता है तो ये 1.8 गुना जाता है, समझ रहे हो क्या, इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि बीटा पॉजिटिव है। ओके, निगेटिव बीटा रहे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो सर बीटा क्या बोल रहा है 1.8, मनी मल्टीप्लायर फंड बीटा दिया उसका, सेकंड 1.25, थर्ड 0.60, ठीक है। इफ द मार्केट रिटर्न वॉज 16%, मार्केट रिटर्न अगर 16% है, आर एफ 7% है, तो इन दैट सिनारियो विच ऑफ द 4 फ्रेंड्स वेर रिवार्डेड बेटर पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। क्वेश्चन क्या पूछ रहे, ध्यान दो, क्वेश्चन पूछ रहे चारों दोस्त में से, चारों दोस्तों में से कौन से दोस्त को सबसे ज्यादा बेटर पर यूनिट ऑफ रिस्क, रिवार्डेड बेटर पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन, मतलब उसने जितना रिस्क लिया, उस बंदे ने, चारों दोस्त में से हर एक बंदे ने जितना रिस्क लिया पर यूनिट ऑफ रिस्क, उसके कंपैरिजन में कितना सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। तो जब मैं पर यूनिट ऑफ रिस्क रिवार्ड रेशियो निकालता हूं, इसको बोले जाएगा रिस्क रिवार्ड रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो। एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो में हमारे पास में कौन से हैं, सबसे दो मेजर रेशियोज, ऑब्वियसली वी हैव, इसके अलावा भी वी हैव द रेशियो, बट दो मेजर रेशियो कौन से रिस्क रिवार्ड के मेरे पास में, शार्पे रेशियो एंड इसके बाद में ट्रेनर रेशियो। याद है, शार्पे रेशियो है जहां पे पूरा टोटल रिस्क कंसीडर होता है, याद है ना, किए ना ये सॉल्व क्वेश्चन। एंड ट्रेनर रेशियो ऐसा जहां पे ओनली सिस्टमेटिक रिस्क इज कंसीडर्ड। जब टोटल रिस्क है माने एच डी, स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा, जब सिस्टमेटिक रिस्क है दैट इज इंडिकेटेड बाय बीटा। क्वेश्चन में बीटा दिया, क्वेश्चन में बोला पर यूनिट ऑफ रिस्क, बट कौन सा रिस्क, वेदर टोटल या सिस्टमेटिक। क्वेश्चन में डेटा देखो, डेटा में मुझे कहीं पर भी स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिख रहा है, टोटल रिस्क नहीं दिख रहा है, सिर्फ बीटा का इंफॉर्मेशन दिया, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ट्रेनर मॉडल यूज होने वाला है, समझ रहे हो। सो वी कैन यूज द ट्रेनर मॉडल सिंस द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द बीटा, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क, गेटिंग माय पॉइंट। एंड दे हैव नॉट मेंशन्ड अस अबाउट द स्टैंडर्ड डिविएशन, निकालो करके, समझ रहे हो, निकाल भी नहीं सकते क्योंकि कोरिलेशन वगैरह कुछ है नहीं हमारे पास में। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए वी नीड द एब्सोल्यूट डेटा, काफी डेटा लगता है हमारे पास में, सही है। चलो, तो हम लोग ट्रेनर रेशियो यूज करेंगे, ट्रेनर मॉडल यूज करेंगे एंड उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। नाउ इट इज सो इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो मेरे साथ सॉल्व करो, एक सेल्फ नोट लग के दे रहा हूं, ट्रेनर मॉडल कैसे पता चला उस बेसिस पे, है ना। सो कभी रिवाइज किए तो आपको याद आ जाएगा। इन द गिवन क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन only risk has been mentioned for calculating but not specifically given whether total risk या और systematic risk only। but question gives us information of systematic risk only, which is indicated by beta, while total risk is indicated by standard deviation
इन ब्रैकेट सिग्मा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस वी अंडरस्टैंड दैट we need to use trainer model for the calculation। समझ रहे हो, बस सेल्फ नोट लिखा के दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, समझ रहा है कि आप लोगों को। अब मैं एक्चुअल आंसर दे रहा हूँ आप लोगों को। एक्चुअल आंसर कैसे आएगा? एग्जाम आंसर हमें ट्रेनर रेशियो निकालना है। व्हाट इज ट्रेनर रेशियो? रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिला एज कंपेयर टू द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। सही है, यही तो दिया। यह आएगा नंबर ऑफ टाइम्स में, नंबर ऑफ टाइम्स में। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, सो हम लोगों को क्या करना है, वी हैव द 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन है हमारे पास में फंड्स के, सही है। एंड वो 4 ऑप्शन के हमें पूरा ट्रेनर रेशियो निकालना है। सो ऑप्शन नंबर 1, एक तो आप टेबल के थ्रू कर सकते हो, नहीं तो साहब यू कैन एक्चुअली डू द कैलकुलेशंस इंडिविजुअली। सही है, तो टेबल के थ्रू करेंगे सो दैट आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी। STUV 4 दोस्त दिए, 4 दोस्तों के इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट के हैं वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वी आर गोना कैलकुलेट द ट्रेनर रेशियो। सो हमारे पास में सबसे कॉमन इंफॉर्मेशन है RF वाला, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 7%। 7% था ना, देखना भैया, 7%, सही है 7%। वी वॉन्ट रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। सो पहले तो पोर्टफोलियो कौन सा है वो लिख लेते हैं, सिलेक्शन करके पोर्टफोलियो सिलेक्टेड। एस का कौन सा पोर्टफोलियो था? मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर फंड था ना उसका। मनी मल्टीप्लायर, उसके बाद में बैलेंस्ड ग्रोथ टी का, उसके बाद में सेफ फंड था इसका, सेफ मनी, एंड लास्ट वाला मार्केट जितना खेल रहा था तो मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, नेक्स्ट वन, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। दिया हुआ इंफॉर्मेशन 23.5, 16.5, 12.5। रिटर्न ऑन मार्केट 16% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 16%। आरपी मिल गया, आरएफ मिल गया, वी वांट बीटा पी। सो बीटा मिल जाएगा हम लोगों को, बीटा पी। बीटा दिया हुआ है ना ऑलरेडी, 1.8, 1.25, 0.60। सर ये लास्ट वाले में बीटा क्या आएगा? हे गाइस, प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द बीटा ऑफ लास्ट। अरे सर यहाँ पे तो मार्केट पोर्टफोलियो बोला ना, तो मार्केट का मार्केट के साथ तो बीटा तो 1 ही रहेगा ऑब्वियसली। मार्केट का मार्केट के साथ बीटा तो 1 ही रहेगा ना, बिकॉज बीटा इज व्हाट, बीटा इज कि पोर्टफोलियो का मार्केट के साथ क्या रिलेशन है। जब मैं पोर्टफोलियो के जगह पे भी मार्केट ही ले रहा हूं एंड सर उसका कंपैरिजन भी मार्केट के साथ ही कर रहा हूं, तो क्या कंपैरिजन होगा? दोनों सेम ही तो है, सो बीटा तो 1 ही बनेगा मेरा, लॉजिकल। सो बीटा ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो शुड बी 1। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने रेड फॉन्ट में लिखा क्योंकि आपको दिक्कत आएगा। दिस इज द मार्केट पोर्टफोलियो, समझ रहे हो, एंड दैट्स वाई 1 आएगा बेटा। ठीक है, चलो। सो नाउ तो वेरी इजी, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट ट्रेनर रेशियो। करो कैलकुलेशन, 23.5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1.8, ये बन रहा है 9.17। टाइम्स में प्लीज परसेंटेज मत लिखना।
जो बंदा परसेंटेज लिखा उसको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, दे देगा कोई दयावान व्यक्ति, बट उस बंदे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। अगर वो यहाँ पे परसेंटेज लिख रहा है तो वो तो सिर्फ फॉर्मूला रट के आया, फिर जिसको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए लॉजिकली। $9.17, ओ माई गॉड, एस एंड यू का तो सेम ही आ गया रे, 16.79। ठीक है, तो सर इस बेसिस पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये लोग हमें क्या पूछे थे क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फोर फ्रेंड्स वेर रिवार्डेड बेटर, कौन से फ्रेंड को सबसे ज्यादा रिवार्ड मिला। तो सर ये दोनों को सबसे ज्यादा रिवार्ड मिला, देख रहे हो क्या, बिकॉज इनको जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिला वो रिस्क के 9.7 टाइम्स है, 9.17 टाइम्स है, इसको 9 टाइम्स मिला जो जिसने मार्केट से मार्केट जितना परफॉर्म किया। तो मतलब ये जो दो फंड थे, सेफ मनी एंड आफ्टर दैट मनी मल्टीप्लायर, ये दोनों फंड्स मार्केट को ओवर परफॉर्म करे, मार्केट को ओवर परफॉर्म करे एंड 9.17 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न दिया एज कंपेयर टू द रिस्क टेकन। समझ रहे हो? हे गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत एक्सेप्शनल गेन नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा नहीं दिया, 9 टाइम्स एंड 9.17 टाइम्स, बट फिर भी कंपैरिजन करे तो बेटर ही है ना। सो वही तो चाहिए हम लोगों को। सो व्हाट शुड बी माय कंक्लूजन? रैंकिंग दे दे क्या हम इसको? रैंकिंग देंगे तो और बेटर लगेगा। 1, ये दोनों को सेम रैंकिंग जाएगा, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो इस बेसिस पे कंक्लूड करेंगे। फ्रेंड एस एंड टी, नहीं सॉरी, एस एंड यू, पहला और तीसरा, पहला, हाँ, एस एंड यू could achieve the same reward compared to the risk with the portfolio with the money multiplier and safe money fund. With the money multiplier respectively. These two funds, लिख दो, overperform the market portfolio. Where V has invested and T achieved lowest reward through balanced growth rate, balanced growth fund as compared to others. That हमने बता दिया, एस एंड यू को सबसे ज्यादा रिटर्न मिला जो मार्केट से ज्यादा था, एंड वी को सबसे कम, वी को सेकंड रैंक पे मिला जो मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करा, एंड टी को सबसे कम मिला जिसने बैलेंस्ड ग्रोथ में इन्वेस्ट किया था एज कम्पेयर टू अदर्स। तो वेरी इजी क्वेश्चन गाइज, काफी टाइम लगा दिया हमने इलस्ट्रेशन नंबर 17 में। ठीक है ना, इसका इतना इज्जत नहीं बनता रिस्क इतना टाइम देने का। ठीक है, चलो, बट कोई दिक्कत नहीं। I hope you guys are clear. Let's move to next question. Illustration number 21. सोमनाथ इन्वेस्टमेंट्स हैव फ्लोटेड इक्विटी बेस्ड फंड स्कीम। इक्विटी बेस्ड फंड स्कीम में एक फ्लोट किया है
जिस स्कीम का नाम है एक्सक्यूब। द फंड्स विच विल बी इन्वेस्टेड ओनली इन स्टॉक्स, सिर्फ स्टॉक्स में, एंड बॉन्ड्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज का। 60% of the fund value is invested in companies engaged in commercial construction services, and the 40% is companies in companies engaged in the developing residential colonies and townships। ठीक है, 60% पैसा ऐसे ऐसे कंपनीज में लगाएंगे जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में काम करते हैं, 40% ऐसे कंपनीज में लगाएंगे जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कॉलोनीज को, टाउनशिप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। Average beta of return from development of residential townships is measured at 1.9 and that of the commercial construction is measured at 1.4। बोले रेसिडेंशियल टाउनशिप्स वाले जो कंपनीज है वहां से एवरेज बीटा ऑफ रिटर्न कितना बनता है 1.9, एंड जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन वाले हैं वहां पे बीटा थोड़ा कम होता है क्योंकि कमर्शियल है, तो 1.4 का बीटा आता है। द बेंचमार्क इंडेक्स यील्ड्स 11.20% रिटर्न। बेंचमार्क इंडेक्स is yielding the return of 11.20% and benchmark is always market। सही है, always नहीं बोल सकते, but benchmark index is considered to be the market index। सही है, so 11.20% is what your RM, this is your RM। RBI bonds carry an interest rate of 4.25%, this is your RF। RBI bonds है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी, RF इसको लेंगे हम लोग, 4.25% है। एसेट इन द जेनसेंस अल्फा, बोले जेनसेंस का अल्फा कैलकुलेशन जो होता है वो निकालिए फ्रॉम द फॉलोइंग मंथली पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू एक्सक्यूब। एक्सक्यूब जो फंड है ना, इक्विटी बेस्ड फंड स्कीम, उसका सर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। बोले जैन मंथ से लेके दिसंबर, मतलब 12 महीने का इन लोगों ने एनएवी दिया है, क्लोजिंग एनएवी। उस महीने का क्लोजिंग एनएवी कितना था, सो 18.60 से लेके 18.50, तो ऐसे इसके मूवमेंट्स हुए प्लस माइनस होते हुए। एंड डिविडेंड कुछ पे आउट किया है फेब एंड जून के महीने में 0.75, 1.20। ओपनिंग एनएवी जनवरी में था 17.75% एंड 17.75 रुपीज। जेनसेन अल्फा निकालना है। जेनसेन अल्फा क्या होता है, कुछ याद है क्या आपको? कैसे करेंगे साहब इसको? चलो देखो क्या हो रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया। सबसे पहले जेनसेन अल्फा क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको याद है क्या? सर जेनसेन अल्फा बोलता है कि आपको जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न था ओवर एंड अबव उसका कितना मिला, सो एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते रहे साहब हम? सो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा निकलता है एज पर CAPM मॉडल। ठीक है, सो आंसर आंसर लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत लिखना शुरू कर दूंगा। समझना जरूरी है यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक्चुअल रिटर्न क्या हमारे पास में है क्या? नो, हमारे पास में क्लोजिंग एनएवी दिया, डिविडेंड पे आउट दिया, सो हम लोगों को एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी यहाँ पे? पहले तो एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड इसके बाद में CAPM रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, CAPM रिटर्न कैलकुलेट करने का तो काफ़ी ईजी फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद है क्या? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। सही है, सो एज पर CAPM जेनसेन अल्फा पहले तो लिख के ले लो, कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा रिटर्न earned by the investor over and above the expected return as per CAPM। so अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा मतलब जेनसन अल्फा इज इक्वल टू RP माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, एंड दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न इज एज पर CAPM। getting my point? So very first thing we need to calculate the actual return of the portfolio। so very first calculation
कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। एक्चुअल रिटर्न कैसे आएगा रे साहब? हमारे पास में मंथ्स दिए हुए हैं, मंथ्स के एनएवी दिए हुए हैं। सो हम लोग देखेंगे हर महीने का कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ। तो मंथ, उसका क्लोजिंग एनएवी, उसमें से ओपनिंग एनएवी करेंगे लेस, तो हम लोगों को मिलेगा उस महीने का कैपिटल एप्रिसिएशन। बट यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन है क्या? नो, डिविडेंड पे आउट भी है 2 महीने का, तो उसके वजह से 2 महीने के डिविडेंड की वजह से हमारा एक कॉलम बढ़ जाएगा, डिविडेंड पे आउट। सही है, डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड बोलता हूँ बस मैं इधर। फिर टोटल रिटर्न लेना पड़ेगा हम लोगों को, टोटल रिटर्न, रिटर्न बोलता हूँ, रिटर्न अमाउंट, एंड यहाँ पे आएगा रिटर्न परसेंटेज। तो उस महीने के ओपनिंग एनएवी के ऊपर कितना रिटर्न परसेंटेज आया, रिटर्न का अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी, हम लोगों को वो मिल जाएगा कैलकुलेशन। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, हमें अगर दिखाना है यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इस कॉलम को नंबर दे देते हैं, क्लोजिंग एनएवी, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। रिटर्न कैसे बनेगा मेरा? फिफ्थ नंबर रिटर्न कैसे बनेगा मेरा? मेरा क्लोजिंग 2 - 3 + 4 एंड परसेंटेज 6 नंबर का, ये रिटर्न जो आया डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी इंटू 100। सो 6 = 5/3 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो। गेटिंग माई पॉइंट? सो चलो हम लोग फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ओ माय गॉड मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, नवंबर एंड दिसंबर। नीचे बहुत खिचड़ी होने वाला है, मुझे पहले ये ना लाइंस प्रॉपर करके लेने पड़ेंगे फिर। थोड़ा मेरे प्रेजेंटेशन को इग्नोर कर देना, भले ही आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन मेंटेन करना, ठीक है? मेरे प्रेजेंटेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला साहब, आप लोग प्लीज़ अच्छा प्रेजेंटेशन करो, ठीक है? चल, जैन का क्लोजिंग, जैन का क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ओपनिंग जैन का था 17.75, 18.60, तो ये आएगा 18.60, 17.75। सभी मंथ्स के क्लोजिंग एनएवी लिख लेते हैं 17.80। अब मैं फटाफट से लिख के ले लेता हूँ पहले, बार बार ऊपर जाऊंगा तो सर ये गड़बड़ हो जाएगा, कितना टाइम जाएगा वेस्ट। 17.80, 18.20, 18, 17.80, 16.80, 17.20, 17.80, 17.90, 18.10, 18.80, 18.50, एंड लास्ट मंथ का क्लोजिंग जो है वो करंट मंथ का ओपनिंग बनेगा। सो ये सब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है कि ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा ओपनिंग एनएवी, तो भैया प्लीज दिमाग लगाओ थोड़ा, लास्ट महीने का क्लोजिंग जो रहेगा वो इस महीने का ओपनिंग बनने वाला है। तो मैं बस ऊपर के रो का कॉपी कर रहा हूँ नीचे, और कुछ तो कश चाहिए ही नहीं। डिविडेंड 2 ही महीने में मिला हुआ है, फेब में मिला है 0.75 का, एंड उसके बाद में जून में मिला हुआ है 1.20 का।
करो कैलकुलेशन, 2 माइनस 3 प्लस 4, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस डिविडेंड, तो बाकी जगह तो कुछ है नहीं, 0 0। ठीक है, सो ये कैलकुलेशंस आपके बनेंगे, मैं कॉपी कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग 2-3 कैलकुलेट कर लो एंड बाद में कॉपी कर लो, बिकॉज ये बच्चों का कैलकुलेशन है ना, छोटे बच्चे भी इसको कर देंगे। ओ माय गॉड, मैंने कुछ नीचे ऊपर किया क्या, 0.85, 0.05 निगेटिव, 0.40, 0.20 निगेटिव, ओके ये 2 बार था। ठीक है, इधर मुझे नीचे टोटल भी लेना है एक्चुअली इसका, बट ठीक है आप लोग एक और एक रो लगेगा हमें टोटल का। रिटर्न परसेंटेज 0.85 डिवाइडेड बाई 17.75 इंटू 100, 4.79%, निगेटिव 0.27%, after that 2.25%, negative 1.10%, negative 1.11%, 1.12%, 2.38%, 3.49%, 0.56%, 1.12%, 3.87% एंड नेगेटिव 1.60%। हाँ, ये एक्चुअल रिटर्न हर महीने का आया, इन सबका सभी के सभी महीने का टोटल ले लिया हम लोगों ने, तो ये बनता है 15.50%। तो दिस इज व्हाट माय एक्चुअल रिटर्न, यही तो मेरा एक्चुअल रिटर्न है। एक्चुअल रिटर्न कितना है साहब, यही तो एक्चुअल रिटर्न है ना, हर महीने का कितना रिटर्न मिला उस सब का टोटल ले लो, यू विल गेट द एक्चुअल रिटर्न 15.50। ओके, सो 15.5% लगभग हमको 15.5% का क्या मिला है, एक्चुअल रिटर्न मिला है। नाउ एज पर CAPM, रिटर्न एज पर CAPM, सो सेकंड कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM कितना आता है साहब, एज पर CAPM क्या रिटर्न निकलता है, ER इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। क्या हमारे पास में बीटा है क्या पोर्टफोलियो का, नो सर वी डोंट हैव द बीटा, go to the question and they have told us the beta of 1.90 and 1.40, but sir we know कि 1.90 जो है वो है रेसिडेंशियल का एंड 1.40 जो है वो है कमर्शियल का, तो सब इसका हम लोगों को वेट पता है, एंड बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पोर्टफोलियो का जो एलिमेंट है, यहाँ पे पोर्टफोलियो के 2 एलिमेंट है, 40% इज इन रेसिडेंशियल, 60% इज इन कमर्शियल, सो कमर्शियल का जो बीटा है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज लेंगे, रेसिडेंशियल का मल्टीप्लाई करके दोनों का सम, सो कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो यहीं पे दे दो स्टार मार्क करके, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, so b beta of portfolio is equal to weighted average, कमर्शियल का बीटा कम रहेगा, समझ रहे हो क्या, सो कमर्शियल का बीटा कम रहने वाला है, कमर्शियल का बीटा 0.40 वेटेज उसका, कमर्शियल का वेटेज कितना है रे, कमर्शियल का वेटेज है 60%, बट 1.4 इज द बीटा, 60%,
1.4 इंटू 60% प्लस 1.9 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.9 इंटू 40%। या आप कैलकुलेशन कर लो, 60% ऑफ 1.4 m प्लस 1.9 into 0.4 m plus MRC 1.60 is what your beta of the portfolio. Okay, so calculation करो CAPM का, expected return is equal to RF कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.25% एंड RM कितना दिया हुआ है 11.20, 4.25 11.20, RF 4.25 plus 11.20 minus 4.25% into 1.60. So 11.2 4.25 into 1.6 plus 4.25 15.37%. एक्चुअल में रिटर्न कितना मिला है 15.50, एक्सपेक्टेड था 15.37। ओ माय गॉड, वेरी वेरी गुड, काफी अच्छा पोजीशन है। सो जेनसन अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव आरपी माइनस ई आर, सो 15.50% माइनस 15.37%, तो ये बनता है 0.13%। सही है। कंक्लूजन, since Jensen alpha is positive, since Jensen alpha is positive, the portfolio return exceeds the investor's expectation. And outperform the market portfolio as well. 15.50, मार्केट वाला 11.2 ही दे रहा था। क्लियर, समझ गया? तो यह है मेरा जेनसन अल्फा का कैलकुलेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 21। जेनसन अल्फा लिख के ले लो, आपको समझना चाहिए ना क्वेश्चन किसके बारे में है। सो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, जब भी एग्जाम के लिए रिवीजन करो। आई होप आप लोगों का लिखे हो गया होगा, अगर किसी का लिखे नहीं हुआ तो प्लीज़ मैं दिखा रहा हूँ, फटाफट से लिख के ले लो। फटाफट से लिखो। पॉज करना वीडियो को, फिर लिखना। इजी था काफी। इलस्ट्रेशन नंबर 23, इलस्ट्रेशन नंबर 23 नहीं, ये कौन सा था, 21, सॉरी। चल पॉज करके लिख लो, मैं फटाफट मूव कर रहा हूँ आगे विद द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। चलो साहब, इलस्ट्रेशन नंबर 22, अगेन द जेनसन अल्फा है। ये फटाफट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 22, ये क्लास वर्क ले लो फटाफट। दिस वन इज अगेन द जेनसन अल्फा का कैलकुलेशन। क्लास वर्क लो, क्लास वर्क का मतलब समझता है, अभी बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पॉज करो वीडियो को, फटाफट ये क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना शुरू कर दो, एंड फिर चेक करना, ड्राफ्ट में सॉल्व करना, बाकी
कॉन्फिडेंट नहीं रहे तो ड्राफ्ट में करना, कॉन्फिडेंट हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक इट आउट। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड अबाउट द 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड आर की इन्फॉर्मेशन दी है, डिविडेंड कितना मिला, कैपिटल एप्रिसिएशन दिया तीनों का, ओपनिंग एनएवी दिया, बीटा दिया। सो वेरी इजी सर, रिटर्न्स निकाल लो, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी, परसेंटेज मिल जाएगा, टोटल परसेंटेज ले लो, क्या मिल जाएगा आप लोगों को, टोटल परसेंटेज से एक्चुअल रिटर्न, बेटा दिया हुआ है। सो वेटेड एवरेज बेटा ले लो, स्कीम पी क्यू एंड आर का वेट्स दिए क्या देख लो, एसेट इन द अल्फा ऑफ द 3 स्कीम्स एंड इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स कैरी आउट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.84%। 6.84% मतलब ये आर एफ दिया, एंड द निफ्टी हैज इंक्रीज्ड बाई 13%। ये क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड होल्ड करो, देखने दो मुझे, यहाँ पे बस है ना थोड़ा करेक्शन कर लो, जिसके पास में ये है 12, वो सेमीकोलन नहीं चाहिए था, 12.13% है वो, इंक्रीज्ड टू, ऐसा कर लो, मतलब दिस 12.13% इज द आरएम। तीनों स्कीम दिए, सॉरी मैंने टोटल रिटर्न बोल दिया ना आपको, टोटल रिटर्न नहीं आएगा यहाँ पे, तीनों स्कीम है, वो पिछले क्वेश्चन के फ्लो में टोटल रिटर्न निकाल लिया, जरूरत नहीं पड़ेगा, तीनों स्कीम्स दिए हैं, तीनों स्कीम्स का एक्चुअल रिटर्न निकालेंगे, एक्चुअल रिटर्न निकालेंगे यहाँ पे। सो ये दोनों का समेशन डिवाइडेड बाई 32, सो एक्चुअल रिटर्न मिलेगा आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, आर एफ दिया हुआ है, आर एम दिया हुआ है, आर एम माइनस आर एफ किया इंटू बीटा ये दिया हुआ है। सो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा, इसी का एक्चुअल रिटर्न जो आएगा उसको एक्सपेक्टेड से कंपेयर करो, सो आप लोगों को मिल जाएगा इसका जेनसेन अल्फा। समझ रहे हो दोनों का डिफरेंस, तीनों का जेनसेन अल्फा निकालो एंड रैंकिंग कर लो, इवैल्यूएट कर लेना परफॉर्मेंस कौन सा रैंक, पहला दूसरा तीसरा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, काफी इजी है, अगर मैं एकदम शॉर्ट में सॉल्व करना चाहूँ इसको, मैं ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। पी क्यू एंड आर, मेरे पास में इसका सीएपीएम का रिटर्न कितना बनता है, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो आर एफ दिया हुआ है 6.84%, सॉरी ये काफ़ी मैंने ये कर लिया बड़ा, सो सी ए पी एम कर लेता हूँ सिर्फ मैं, सी ए पी एम का कैलकुलेशन, उसके बाद में एक्चुअल रिटर्न का कैलकुलेशन, आर पी बोल सकते हो आप यहाँ पे, बट मैं आर पी नहीं बोलूँगा क्योंकि पी क्यू आर में वो आर पी आ रहा है नेम, सो ऐसे इंडिकेट करता हूँ एक्चुअल रिटर्न को। ठीक है, एंड देन दोनों का डिफरेंस ले लो, ए आर माइनस सी ए पी एम, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ, ये ए आर हुआ, सो ए आर माइनस ई आर इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, बस आपको डिटेल में दिखाना पड़ेगा सी ए पी एम का कैलकुलेशन, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, सो 12.13 माइनस एक ही कैलकुलेशन करूंगा मैं, 6.84 इंटू बीटा कितना बनता है पी का 1.46 प्लस आर एफ 6.84, ये मिलना चाहिए 14.56%। सेकेंड कैलकुलेशन आएगा 12.66%, थर्ड कैलकुलेशन आएगा 14.25%। ठीक है, एक्चुअल रिटर्न 1.75 प्लस 2.97 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100, 14.75% माइनस 14.56 कर लो, अल्फा मिल जाएगा 0.19%। नेक्स्ट चलो कर ही लेता हूँ कैलकुलेशन अभी, एक्चुअल रिटर्न 3.53 डिवाइडेड बाय 27.15 इंटू 100, 13%, मैं राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना, नीचे नोट दे देना, 0.34%। लास्ट वन 1.3 प्लस 1.99 डिवाइडेड बाय 23.50 इंटू 100, 14% माइनस 14.25 मतलब 0.25% निगेटिव। ठीक है, तो रैंकिंग क्या होएगा इसका 1 2 3, कर लिया इवैल्यूएट,
नोट दे देना अप टू 2 डेसिमल। एंड इसके बाद में कंक्लूजन दे देना, ठीक है, कि पोर्टफोलियो क्यू हैज परफॉर्म द बेस्ट। समझ रहे हो? क्लियर विद दिस? क्यू ने परफॉर्म ज्यादा किया है, पी ने भी परफॉर्म ज्यादा किया है, मतलब पी एंड क्यू हैज आउट परफॉर्म द एक्सपेक्टेशंस व्हाइल आर कुड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, चलो ये हुआ मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 22। आपका मैच हो जाना चाहिए आंसर, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं था। 23 एंड 24 इज द न्यू कॉन्सेप्ट जो मैं इस लेक्चर के लास्ट में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 23 एंड 24 एक नया कॉन्सेप्ट है, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। तो एकदम लास्ट में डिस्कस करूंगा, विल डिस्कस एट लास्ट। एकदम लास्ट में डिस्कस करूंगा मॉर्निंग स्टार इंडेक्स का क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है, काफी इजी होता है वो, कुछ नहीं। ये फ्लो में बाकी सब खत्म कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25 चेकआउट गाइस, कम ऑन। फार्मास का सिलेक्टिविटी मॉडल जो था ना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फार्मास में जो लिख के ले लो चाहे तो, एग्जाम में बनता है आजकल। इंस्टीट्यूट इज रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस, मतलब वो बोले कि शापे ट्रेनर तो हमेशा पूछ लिए ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, एंड फिर तूफानी हो गई एंड फार्मर्स मेजर पे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एंड फिर बच्चों की तो बैंड बज गई। अरे जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वही आ रहा, मतलब 3 चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बोला ना, मतलब एक्सपेक्टेड तो सबके होता है ना सर, 3, शापे ट्रेनर एंड जेंसन अल्फा। पूछ के इसके बाहर कभी पूछेंगे नहीं, कभी तूफानी किए तो फिर फार्मर्स मेजर, कभी फिर ऐसे तूफानी किए तो फिर एक्सेप्शनल क्वेश्चन बन जाता है, जैसे हम लोगों ने किया था मॉडर्न टेक्निक। समझ रहे हो? ट्रैकिंग एरर, परफॉर्मेंस रेशियो, सब ऐसी चीजें मुझे इसलिए कवर करनी पड़ती है सो दैट कभी इंस्टीट्यूट तूफानी कर ले तो फिर आपकी तूफानी ना हो जाए। आप लोगों को सब चीजें अच्छे से सॉल्व करती आनी चाहिए, एंड दैट इज द रीजन आई एम ऑल्सो कवरिंग दिस मॉर्निंग स्टार इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट एंड उसका क्वेश्चन, बिकॉज भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट कभी क्या पूछ ले। जो जिसका प्रायोरिटी लोअर रहेगा शायद वो क्वेश्चन आ जाए, फिर ये लोअर प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन भी ना आपकी बैंड ना बजा दे। दैट्स व्हाई आई एम वांट टू कवर दिस वन एज वेल, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। ओके, चलो गाइस कम ऑन। इलस्ट्रेशन नंबर 25, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट 3 फंड्स। 3 फंड्स का इंफॉर्मेशन दिया, तानी, तनी, मनी एंड धनी, क्या नाम दिए भगवान। ऑल इक्विटी फंड, इक्वल डेट एंड इक्विटी मिक्स, मतलब बैलेंस्ड एडवांटेज बोल सकते। दानी मतलब हाई डेट लो इक्विटी फंड, जो ऊपर किया था वैसेज। एवरेज रिटर्न दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, कोरिलेशन विथ मार्केट दिया। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरेज रिटर्न दिया तीनों का, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया मतलब सिग्मा दिया, टोटल रिस्क, कोरिलेशन दिया मार्केट के साथ, मतलब आर पोर्टफोलियो विद द मार्केट। इफ रिस्क फ्री रिटर्न RF 5%, return on market portfolio is the 16%, standard deviation of 4%, RM कितना 16%, standard deviation sigma M is 4%, ascertain the total gain and net gain under the farmer's net selectivity, and the second thing systematic risk and unsystematic risk। तो systematic risk unsystematic risk तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट उसके पहले हम लोगों को फार्मर्स नेट सिलेक्टिविटी याद करना पड़ेगा। तो फार्मर्स नेट सिलेक्टिविटी अगर आपको याद होगा तो हम लोग 2 चीजें करते थे फार्मा के इसमें, वी बाइफकेटेड जेंसन अल्फा। जेंसन अल्फा क्या होता है उसको बाइफकेट करा हम लोगों ने। जेंसन अल्फा जो होता है, जेंसन अल्फा इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस क्या किया मैंने, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM। इसको हम लोग फार्मा में बाइफकेट करते हैं इन 2 मेजर थिंग्स। तो CML एंड SML, क्या आपको याद है क्या आपको याद है क्या बोलता है जेंसन अल्फा? जेंसन अल्फा बोलता है कि ये दोनों को बाइफकेट करो, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न एज पर CML, एंड देन रिटर्न एज पर CML माइनस रिटर्न एज पर SML, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सो कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन। एंड फिर ये जो होता है ये बोलता है कि ये तुम्हारा किसके वजह से है, परफॉर्मेंस के वजह से।
कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन में जो डिफरेंस है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर टैलेंट इज बीइंग शोन ओवर हियर एंड दैट्स वाई इसको हमने बोला था नेट सिलेक्टिविटी एंड सिर्फ इसको कंसीडर करा जाता है फार्मा के इसमें। याद करो वो लेक्चर जो भी पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया था, CML SML क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी यूज्ड टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड हम इसी को सिर्फ इंपॉर्टेंस दिए, फार्मा ने सिर्फ इसको इंपॉर्टेंस दिया, बोले ये तुम्हारे टैलेंट की कदर करेगा एंड फिर तुम्हारा टैलेंट एक्चुअली जो बताता है दैट इज RP माइनस RCML। तो क्यों ना मैं बस वही चीज कंसीडर करूं रादर देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर RP माइनस ER जेंसेन अल्फा का, तो एक ही पार्ट कंसीडर किए, दिस इज नेट सिलेक्टिविटी। ओके, एंड इस नेट सिलेक्टिविटी का कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग दिस फार्मा का नेट सिलेक्टिविटी नंबर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गाइस क्लियर? चलो सो फटाफट से कैलकुलेशन करना RP माइनस RCML कैसे आएगा आप लोग देखो प्लीज। चलो समझ में आ गया क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? कैसे याद आएगा सर? RP RCML क्या होता है? RCML RP तो हम लोगों को पता है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकालना, दैट इज सो इजी, हम लोगों को दिया हुआ है 25%, 18%, 12%। सो उसमें तो कुछ दिमाग लगाने जैसा है नहीं साहब। सो व्हाट वी नीड टू डू, RCML कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा याद करो, हम लोग जो सीखे थे वो याद करो सबसे पहले। RCML क्या बोलता है? RCML बोलता है भैया तुम्हारा जो एक्चुअल में रिटर्न है, तुम्हारा जो रिटर्न है, जो RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा हम जो CAPM में करते हैं, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे उसने बोला कि साहब आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा उसमें एडिशन करो आपका जो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क है, कि मार्केट में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है मार्केट जितना रिस्क लेने पे, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इनटू फिर टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई करो। सो हमारा जो CAPM है दैट कंसीडर ओनली क्या? CAPM माने SML, दैट कंसीडर ओनली व्हाट योर सिस्टमैटिक रिस्क। CML पूरा की पूरा टोटल रिस्क कंसीडर करता है, टोटल रिस्क, एंड ये बस सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये बोलता है जो चीज तुम लोग डाइवर्सिफिकेशन से बाइफर्केट कर सकते हो, समझ रहे हो ना, जो रिस्क तुम लोग इन दोनों के बीच में, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क विच इज द डाइवर्सिफाइबल रिस्क, तो जो डाइवर्सिफिकेशन से पॉसिबल हो सकता है, घट सकता है, क्यों उसका वहां पे तुम्हारा स्किल नहीं लगेगा, स्किल लगेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो RCML टोटल रिस्क लेगा, तो वो बोलता है मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं विद द लैम्डा, याद है आपको, एंड मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इज नथिंग बट व्हाट योर शार्पे रेशियो ऑफ द मार्केट, शार्पे रेशियो ऑफ द मार्केट। तो मतलब तुम्हें मार्केट में मार्केट जितना रिस्क लेने से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, एक्स्ट्रा रिटर्न माने RM माइनस RF, ये एक्स्ट्रा रिटर्न कंपेयर टू व्हाट मार्केट का रिस्क, दैट इज सिग्मा M। तो ये जो मार्केट के हिसाब से आपको मार्केट में रिस्क लेने के बजाय आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, वो जो नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसको मल्टीप्लाई करो विद द पोर्टफोलियो का रिस्क, समझ रहे हो, एंड देन साहब पोर्टफोलियो का रिस्क प्लस दिस इज व्हाट योर प्रीमियम। फार्मा बोलता है ये तुम्हारा प्रीमियम रहेगा, एंड ये प्रीमियम जो है ना, ये जो प्रीमियम रहेगा ना, ये तुम्हें ओवर एंड एडिशन में RF में मिलना चाहिए। सो एज पर टोटल रिस्क अगर मॉडल देखे तो बोलता है तुम्हारा इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न में कंपेयर करो कितना बनेगा। सो कैन वी हैव द कैलकुलेशन ऑफ RCML फॉर दिस नंबर? क्या हमारे पास में RF दिया हुआ है? यस वी हैव द RF, ये हमारे पास में RF है, ये हमारा RAM दिया हुआ है, ये हमारा सिग्मा M दिया हुआ है। सो कैन वी कैलकुलेट द शार्पे रेशियो ऑफ द मार्केट, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, दैट इज लैम्डा RM माइनस RF डिवाइडेड बाई सिग्मा M। यस वी कैन कैलकुलेट दिस, तो कैलकुलेट कर लो, RM माइनस RF 16 माइनस 5 11% डिवाइडेड बाई सिग्मा M 4%, 11%, 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4%, तो ये मुझे मिल जाएगा नंबर, ये इसी का कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं बस, 11/4 2.75 टाइम्स, प्लीज इसको परसेंटेज मत बोलना, 2.75 टाइम्स, ठीक है, 2.75 टाइम्स। नाउ ये जो 2.75 टाइम्स आया, इतना टाइम्स मुझे पोर्टफोलियो के रिस्क के हिसाब से मिलना चाहिए, पोर्टफोलियो का जितना रिस्क है उसका 2.75 टाइम्स मुझे एक्सपेक्ट है। तो पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है वो मल्टीप्लाई करेंगे हर एक सिचुएशन में। पोर्टफोलियो का रिस्क दिया हुआ है 10%,
5%, 3%, गेटिंग माई पॉइंट। तो वो मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दैट नंबर, प्लस RF को ऐड कर दो, यू विल गेट द RCML, यू विल गेट द RCML मिलेगा आपको। एंड देन उस RCML को इस एवरेज रिटर्न से मल्टीप्लाई कंपेयर करो, यू विल गेट योर टोटल गेन अंडर द फार्मास नेट सिलेक्टिविटी, नेट गेन एज अंडर फार्मास नेट सिलेक्टिविटी। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये वाला कैलकुलेशन कर लो आप लोग। 2.75 आप लोगों को मिल गया शार्पे रेशियो ऑफ द मार्केट, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। तो प्रॉपर लिखना, पहला कैलकुलेशन नंबर देके कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, कॉमा करके या स्लैश करके शार्पे रेशियो ऑफ द मार्केट स्लैश और ब्रैकेट में लैम्डा बता देना, एंड देन वो कैलकुलेशन करना RM माइनस RF डिवाइडेड बाई सिग्मा M, एंड देन आपका कैलकुलेशन आएगा 2.75 वाला। देन उसके बाद में ये फॉर्मूला देना RCML, नहीं तो ये थोड़ा है ना, ये बना देना वहां पे। ठीक है, फार्मास नेट सिलेक्टिविटी, फार्मास सिलेक्टिविटी कौन सा आएगा, जिनसेन अल्फा को बाइफर्केट करके RP माइनस RCML इज व्हाट योर फार्मा का नेट सिलेक्टिविटी। इसको हम लोग पूरा की पूरा इग्नोर करेंगे, दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन फार्मास नेट सिलेक्टिविटी। वाई? बिकॉज दिस इज डाइवर्सिफाइबल, तो वो बोलता है कि उसका कोई रिलेवेंस नहीं बनता, वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है वो इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन के वजह से मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो RP माइनस RCML देंगे, वो कंसिडर करना जरूरी है, जो उसके स्केल के बेस्ट है, एंड फिर वो परफॉर्मेंस रहेगा उसका। तो RCML निकालोगे आप लोग ये फॉर्मूला के हिसाब से सभी के सभी ऑप्शंस के लिए। सो जो पोर्टफोलियो है मेरा, जो फंड्स है, तानी मनी एंड धानी, तानी मानी एंड दानी, सो तानी मानी एंड दानी, क्या निकालना है? RCML। RCML कितना है? तानी का निकालो, RF प्लस, अभी ये कर लो ना, 2.75 इंटू सिग्मा P, 2.75 इंटू 10 दैट इज 27.5, 2.75 इंटू 10 दैट इज 27.5। सिंपल है। तो हम लोगों को क्या करना, सबसे पहले तानी RCML 2.75 इंटू 10 दैट इज 27.5% प्लस 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 RF कितना आया? 5%, सो 27.5 प्लस 5% दैट इज 32.5%। ठीक है, उसके बाद में मानी का करो कैलकुलेशन, 2.75 इंटू 5, 2.75 इंटू 5, सो 13.75% प्लस RF 5%, 18.75%, 18.75% is what your RCML। दानी 2.75 इंटू 3 प्लस 5, 13.25% is what your RCML। ये कैलकुलेशन कैसे आया समझ रहा है कि आपको? ये ऊपर का कैलकुलेशन के बेस पे RF एंड सिग्मा P को बस इंसर्ट किया 2.75 के साथ। ठीक है, सो RCML मिल गया। उसके बाद में एक्चुअल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, सो RP ले लेता हूं मैं। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज रिटर्न 25, 18 एंड 12%, 25, 18 एंड 12%। चलो, तो फार्मा का नेट सिलेक्टिविटी कितना बनता है? फार्मा का नेट सिलेक्टिविटी मतलब नेट गेन, फार्मा का नेट सिलेक्टिविटी मतलब नेट गेन। क्वेश्चन में नेट गेन का जो वर्डिंग बोला है, टोटल गेन इज नॉट योर फार्मास नेट सिलेक्टिविटी। फार्मास नेट सिलेक्टिविटी मींस नेट गेन, टोटल गेन मतलब आपका दिस वन जेंसन अल्फा इज व्हाट योर टोटल गेन। सो हम लोग है ना इसको टोटल इसमें ही करेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग है ना यहीं पे सब चीजें कर देंगे इसी को ऐड करके। ठीक है, फार्मास नेट सिलेक्टिविटी इज नेट गेन, और ये नेट गेन का कैलकुलेशन कैसे बनेगा? RP माइनस RCML। ठीक है, सो 25 माइनस 32.5%, ओ माई गॉड, पहले ही 7.5% का निगेटिव हो गया। 18 माइनस 18.75 दैट इज 0.75% निगेटिव। 12 माइनस 13.25 1.25% निगेटिव। सो नेट गेन तो निगेटिव आ रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट
तो मतलब परफॉर्मेंस तो खराब ही है, बट अगर रैंकिंग करें तो सबसे कम नेट गेन इसका आ रहा है मानी का, तो उसको रैंक देंगे, बट उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। नेट गेन का कैलकुलेशन हो गया। नाउ वी नीड टू ऐड बैक। इसमें ऐड करके हम लोगों को क्या करना है, RCML माइनस RSML को ऐड करना है। एक तो वैसा कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं एंड RP माइनस ER करके जेनसेन अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डू दैट वे, वो ज्यादा सिंपल रहेगा। नहीं तो फिर RSML करके RCML माइनस RSML लो एंड ये कैलकुलेशन करके वो ऊपर वाले कैलकुलेशन में ऐड कर दो। बोथ वेज यू कैन डू, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो क्या? ठीक है, करो सब कैलकुलेशन। ये सर अगर हम लोगों को ER निकालना है तो हम लोगों को बीटा का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर बीटा का कैलकुलेशन करना है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सिग्मा P डिवाइडेड बाई, मतलब सिग्मा जो भी हमारा फंड है उसका सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ मार्केट इनटू दोनों का कोरिलेशन, तो बीटा निकालना पड़ेगा। फिर बीटा निकालो, बीटा को इंसेट करो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, वैसा कर सकते हैं। नहीं तो फिर RCML माइनस RSML, मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए बीटा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोरिलेशन से आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। सो कोरिलेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इट इज सो सिंपल कि आप लोगों का जो टोटल रिटर्न बना है ना वहाँ पे इसमें 27.5% डिजायर्ड रिटर्न जो बना उसको कोरिलेशन से मल्टीप्लाई कर दो एंड इनटू देखो आपको एक चीज हो सकता है, आप क्या कर सकते हो कि जो डिजायर्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम बनता है ना हमारा डिजायर्ड प्रीमियम, देखो दो तीन वेज है। एक सिंपल वे आपको CAPM का ही बताऊंगा मैं, जो बीटा का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज कि ये जो हमारा इधर 2.75 इंटू सिग्मा पी करके आया है, ये मेरा एक्स्ट्रा रिटर्न है डिजायर्ड रिटर्न। ठीक है, इसका कोरिलेशन लूंगा मैं इनटू करके 0.30 एंड देन फिर मैं देखूंगा एक्चुअल रिस्क प्रीमियम कितना मिलता है मुझे। सो एक्चुअल में मुझे 25% रिटर्न मिला था, बट ओवर एंड अबव 5% मिला था, तो एक्चुअल रिस्क प्रीमियम था मेरा 20%। एंड फिर यहाँ पे 0.30 करके कितना आता है, सो 27.5 आता है इंटू 0.30 करूंगा तो ये कुछ बनेगा 27.5 इंटू 0.30। ये कुछ समझने नहीं वाला, आपको टेंशन ना लो, समझा तो ठीक है, नहीं तो जान दो। तो ये जो बोलता है ये बोले कि इतना ओवर एंड अबव रिटर्न, एक्चुअल रिस्क प्रीमियम 20%, 8.25% का एक्सपेक्टेड, 20 माइनस 8.25, सो मुझे 11.75 का क्या मिला, ओवर एंड अबव द रिटर्न मिला। सो दिस इज टोटल रिटर्न 11.75। बट चलो इसका मैं ना ये कैलकुलेशन कुछ काम का नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी जाएगा, आपको डिजायर्ड रेट निकालो, डिजायर्ड रिटर्न ऑफ निकालो, नहीं तो फिर आप लोग ना सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैलकुलेशन में क्या था, वन मोर टाइम आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी इस टैक्टिक से सॉल्व कर सकता है। ये क्या है, एज पर CML मेरा ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा रिटर्न, डिजायर्ड टोटल रिटर्न, डिजायर्ड प्रीमियम कितना है, ओवर एंड अबव RF मतलब डिजायर्ड प्रीमियम। डिजायर्ड प्रीमियम एज पर CML क्या बोलता है, 2.75 इंटू सिग्मा पी, सिग्मा पी मेरा 10% है, सो 27.5%। वो बोलता है इसका मार्केट के साथ कोरिलेशन है 30% का, मतलब ये अगर मैं 30% देखूँ इसका 8.75%, तो इतना मेरा एक्स्ट्रा प्रीमियम बनता है अगर मैं मार्केट के हिसाब से देखूँ तो। एक्चुअल में मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना मिला है, 25% इज द टोटल रेट ऑफ रिटर्न माइनस 5% RF, तो एक्स्ट्रा मिला है मुझे 20%। सो RF के ऊपर तो मुझे 8.75 एक्सपेक्टेड है एज पर CML और मिल रहा है 20%, तो ओवर एंड अबव जो मिल रहा है दैट इज व्हाट माई 11.75% जो था 11.75%, ये 8.25 आता है, तो ये जो है ये मेरा टोटल रिटर्न मिला। इस 11.75 इज व्हाट यूर जेनसेन अल्फा दैट आई वुड से। ओके चलो, बट हमें ना सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, इतने ज़्यादा नहीं जाना है डिजायर्ड रेट प्रीमियम वगैरह के करने के। इसमें वी विल कैलकुलेट द बीटा, एंड बीटा काफ़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सो बीटा का कैलकुलेशन करेंगे, बीटा, सो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ M इंटू क्या बोला, जो कोरिलेशन है RPM। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं हर एक तीनों सिचुएशन में, तो सिग्मा P माने सिग्मा ऑफ तानी बाई सिग्मा ऑफ M, सिग्मा ऑफ तानी इज 10% डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ M इज 4%, सो 10/4%, 10/4% इंटू 0.30 इज द कोरिलेशन। समझ रहे हो आप लोगों को, कोरिलेशन, तो ये बीटा मिल जाएगा मुझे, कोरिलेशन विद द मार्केट, है ना। सो 10/4 इंटू
0.30, ये बनता है 0.75, ये 0.75 का बीटा बनता है। सो ये बीटा का नंबर आया मेरा पॉइंट, एक सेकेंड होल्ड करो, 0.75। लॉजिकल है, बेटा 0.75 बना, उसके आगे हर एक इसका निकालो, 5/4 इंटू 0.70, 0.875 is the beta. After that last one, 3/4 into 0.5, 0.375 is the last का beta. ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट वन, बेटा मिल गया, सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM। ठीक है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। सो बीटा तो है हमारे पास, RM माइनस RF निकाल लो कितना बनता है, RM माइनस RF निकाल लो कितना बनता है, RM माइनस RF 11%, सो 11% इंटू 11% इंटू 0.75, 11 इंटू 0.75 प्लस 5%, सो 13.25%, अगेन 11 इंटू 0.875 प्लस 5%, 14.625%, अगेन 11 इंटू 11 तो सेम ही रहेगा ना, RM माइनस RF तीनों सिचुएशन में, इंटू 0.375 प्लस 5 RF, 9.125%। ये बना एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM। एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ है मेरे पास, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, तो टोटल रिटर्न इज इक्वल टू जेनसन अल्फा इज इक्वल टू RP माइनस ER, ये जो ऊपर आया। सो RP तो हमारे पास है 25% माइनस 13.25, दिस इज 11.75%। अगेन सर नेक्स्ट 18 माइनस 14.625, 3.375%। यू कैन राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 12 माइनस 9.125, 2.875%। सो ये बना मेरा टोटल रिटर्न जेनसन अल्फा। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने ER CAPM निकाला। ओके, सो ये पहले क्वेश्चन के हमारे दोनों के दोनों पार्ट्स खत्म हो गए। ठीक है, टोटल रिटर्न भी निकल गया एंड नेट रिटर्न भी हमारा हो गया, नेट गेन, टोटल गेन, नेट गेन। ठीक है, नेट गेन मतलब फार्मा का नेट सिलेक्टिविटी। ओके, एंड टोटल रिटर्न इज व्हाट यूर जेनसन अल्फा। आई होप यू गाइस आर क्लियर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको BER करके मार्क कर दो, क्योंकि इसमें सब चीजें कवर हो रही है। फार्मर्स मेजर तो एडिशनल आ ही रहा, बट एडिशनल टोटल रिटर्न मतलब टोटल गेन भी आ रहा है। दिस इज व्हाट यूर टोटल गेन इज व्हाट यूर, चाहे तो एक शॉर्टकट में बता देना, टोटल गेन इज व्हाट यूर जेनसन अल्फा एंड नेट गेन इज योर फार्मर्स मेजर। उसके बाद में सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना है। सिस्टमेटिक रिस्क क्या रहता है कि सर आपका जो सिग्मा पी है उसको बीटा पी से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सिस्टमेटिक रिटर्न। ओके, सो 10% इज व्हाट माई सिग्मा पी, उसको मैं अगर बीटा देखूं 0.75 तो मुझे सिस्टमेटिक रिस्क मिल जाएगा। 75% ऑफ द टोटल रिस्क इज व्हाट यूर सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क बचा हुआ। ये तो काफी इजी है कैलकुलेशन। तानी मानी दानी, क्या होगा साहब इसका सिस्टमेटिक? जो टोटल रिस्क इनटू बीटा का पोर्शन, सो दैट इज व्हाट यूर 10% इंटू 0.75, दैट इज 7.5%। आफ्टर दैट मानी, मानी का टोटल रिस्क कितना था 5%, 5% इंटू बीटा 875,
एंड यहाँ पे 3% इंटू बेटा 0.375, 4.375%, 1.125%। सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर, तो टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, so 10 minus 7.5, 2.5%, 5 minus 4.375 is 0.625%, and 3 minus 1.125 is 1.875%। ये तो काफ़ी इजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तानी मानी दानी। चलो साहब, ये कैलकुलेशन हमारा हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 25 इज डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 26। चलो पढ़ते हैं। इसमें हमें निकालना है वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड एनुअल कंपाउंडेड रुपी वेटेड रिटर्न। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 28 वी हैव ऑलरेडी डन ऑफ विथ 29 आएगा एंड 30 वाला क्वेश्चन आएगा, एंड देन हमें नया कॉन्सेप्ट देखना है। तो ये नया वाला कॉन्सेप्ट तो हम एक अलग से ही वीडियो बना लेंगे, ठीक है, सो दैट आपको लास्ट प्रायोरिटी में वो फटाफट से देख लेना है। बाकी 1, 2 एंड ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर देंगे अभी इस लेक्चर में। ध्यान दो, चलो अच्छे से। चलो सो इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, नया क्वेश्चन है थोड़ा, सो प्लीज इसको मार्क करना एज अ BER। ठीक है, अब क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है ना, समझ जाएगा आपको। बाकी एनीवेज कैलकुलेशन मैथमेटिकल आएगा, वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, वो चीज है। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, चलो सब क्या बोल रहे देख लो क्वेश्चन में, एसेट इन द टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। पहले तो बोल रहे टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड देन एनुअल कंपाउंडेड रुपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें समझ जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, सबसे पहला पूछा टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड देन आता है एनुअल कंपाउंडेड रुपी वेट ऑफ रिटर्न। सर टाइम वेटेड में सिंपल है सब, हम लोग क्या करते हैं ना, बैंक का कैलकुलेशन आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट में तो सिंपल है साहब, 500 रुपए इन्वेस्ट किया तो 500 रुपए पे मान लो सर 5% मिलने वाला है 5 साल के लिए, क्या कैलकुलेशन, दैट्स इट, वो मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे कंपाउंडेड एनुअली, बोले कंपाउंडेड एनुअली तो क्या करेंगे, पहले साल के लिए 500 रुपए पे 5% मिलेगा, फिर ये जो आएगा 525 रुपए, इस पे नेक्स्ट ईयर का 5%, फिर ये जो वैल्यू बनेगा उस पे नेक्स्ट ईयर का 5%। दिस इज कंपाउंडेड। सो बचपन की बात है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ अभी क्या होता, फिर भी बोल दिया। सो गाइस व्हाट दे वांट टू से इज कि ये जो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है ना, दिस इज काइंड ऑफ सिंपल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एंड एनुअल कंपाउंडेड रुपी वेटेड में क्या बोले कि तुम लोग वेटेज दो प्लस कंपाउंडिंग करो, वेटेज तो होने ही वाला है, कंपाउंडिंग करो, कंपाउंडिंग, ठीक है, एंड एनुअल रेट निकालो, कंपाउंड करके एनुअल रेट निकालो। ठीक है, चलो सो अभी सबसे पहले देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटिंग टू द SOM फंड, फंड वैल्यू एट द बिगिनिंग इज 6 करोड़। सो हम लोग एक टाइमलाइन बना देते हैं, कुछ टाइमलाइन जैसा इन लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया है, तो सेकंड, हाँ, सो फंड वैल्यू इधर का है 6 करोड़ का, ठीक है, 3 months hence फंड वैल्यू एट द बिगिनिंग इज द 6 करोड़, 3 months hence, hence मतलब आफ्टर, सो 3 महीने बाद, ये 3 महीने बाद, सो ये 3rd month, 3 महीने बाद का सिनारियो बोल रहे, फंड वैल्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 15% ऑफ द ओपनिंग वैल्यू। सो ये 6 करोड़ के ऊपर 15% इंक्रीज हुआ, सो ये कितना हुआ होगा, 0.90 करोड़, 15% ऑफ 6 करोड़ दैट इज 0.90 करोड़। सो ये 6 करोड़ इंटू 0.15 दैट इज 0.90 करोड़। तो यहाँ पे फंड का वैल्यू कितना हो गया होगा, 6 करोड़ प्लस 0.90 करोड़ दैट इज 6.90 करोड़ क्यूमुलेटिव वैल्यू। नेक्स्ट 3 months hence और आफ्टर 3 months नाउ अगेन, अगले 3 महीने
अगले 3 महीने का बात कर रहे हैं, द वैल्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 12% ऑफ द वैल्यू 3 मंथ्स बिफोर। इसके 3 महीने पहले जो वैल्यू था उसका 12% बढ़ा है। सो नाउ 12% विल बी ऑफ डिक्रीज बोले, सॉरी इंक्रीज ही बोले, दोनों की जगह इंक्रीज ही, इंक्रीज बाय 12%। सो ये 6.90 करोड़ का 12% इंक्रीज हुआ है। सो नाउ 6.90 करोड़ इंटू 0.12, सो ये कितना हुआ होगा 6.90 इंटू 0.12, 0.828 करोड़। ठीक है, सो अभी 6.90 प्लस 0.828 करोड़ 7.728 ये बनना चाहिए मेरा फंड वैल्यू। बट आगे कुछ बोला है, एट दैट टाइम देयर वॉज एन आउटफ्लो ऑफ द 1 करोड़ बाई वे ऑफ डिविडेंड्स। बट जैसे ही सर ये फंड वैल्यू 7.728 करोड़ हुआ, यहां पे कुछ आउटफ्लो हुआ, इसके बाद में कुछ आउटफ्लो आया, आउटफ्लो फॉर द म्यूचुअल फंड कंपनी, आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो मतलब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा डिविडेंड ऑफ 1 करोड़। सो ये 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मेरा फंड का वैल्यू कितना रहेगा, देन सर वैल्यू रह जाता है मेरा 6.728 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ हेंस, और अगले 3 महीने की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली मैं ना इधर ही ले लेता हूं अभी। ठीक है, अगले 3 महीने बाद द वैल्यू हैज डिक्रीज्ड बाय, रुको और 3 महीने आने वाले, सो इसको प्रॉपर पहले जितना ही टाइमलाइन बना लेते हैं, 3 महीना एंड ये लास्ट वाला 3 मंथ, तो 12 महीने की बात कर रहे हैं। सो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ये वाला देखो 3 मंथ्स हेंस द वैल्यू हैज डिक्रीज्ड बाय 10% ऑफ द वैल्यू 3 मंथ्स बिफोर। तो ये 3 महीने पहले जो वैल्यू था उसका 10% डिक्रीज हुआ है, उसका 10% डिक्रीज हुआ है। सो अगर यहां पे मैं ये वैल्यू लू तो डिक्रीज आएगा, या ये वैल्यू लू, कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, यहीं पे डिफरेंस है, यहीं पे डिफरेंस है। तो अभी सबसे पहले तो नॉर्मल देखा, लॉजिकल देखा, तो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, जब मैं बोलूं तो नॉर्मल सिंपल सिनारियो है, यहां पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना। तो यहाँ पे डायरेक्टली सर ये एक्चुअल में मेरा फंड वैल्यू इतना है ना, इसका 10% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सो 6.728 करोड़, 6.728 करोड़ इंटू 0.10, तो मतलब 0.628 करोड़। ये क्या है मेरा डिक्रीज इन वैल्यू, ये डिक्रीज है। ठीक है, सर नाउ मेरा फंड का वैल्यू कितना बनेगा, 6.728 माइनस, नहीं तो इंटू 0.90 कर दो, 6.0552, 6.0552 करोड़। ये मेरा फंड का वैल्यू बना इस लास्ट के 3 मंथ में। एंड देन ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स, अगले नेक्स्ट लास्ट 3 महीने में द वैल्यू ऑफ फंड हैज इंक्रीज्ड बाय ₹1 करोड़। तो यहां पे तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दिया, कोई परसेंटेज नहीं, तो 6.0552 करोड़ प्लस 1 करोड़, दैट इज 7.0552 करोड़। ये मेरा वैल्यू बन गया। क्लियर? तो दिस इज व्हाट माय एंडिंग वैल्यू ऑफ द फंड। जनरल सिनारियो में ये मेरा एंडिंग वैल्यू है, ये मेरा बिगिनिंग वैल्यू है। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट माय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ क्या बोल रहे हैं, हमें निकालना है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड देन निकालना है एनुअल कंपाउंडेड रुपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे सिंपल है साहब, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले दिमाग लगा लो। ये एक टाइमलाइन बना लिया हम लोगों ने, ये आप लोगों ने बना लेना है। प्लीज वीडियो को पॉज करो एंड ये टाइमलाइन बना लो फटाफट से। तो अगर आपने ये बना लिया होगा अभी, आई एज्यूम, ठीक है ना, अभी हम टाइटल देंगे आंसर का। ये ऑब्वियसली आंसर का ही पार्ट है, यू कैन कीप दिस एज द आंसर पार्ट। इवन एग्जाम में भी आप ये बनाओगे ना तो काफी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, दिस इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आप ऐसा बोल सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
और एंडिंग वैल्यू, कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी, है ना। एक सेकंड देखिए, कुछ तो हो रहा है इसको। एक मिनट है, मैं होल्ड। हाँ, ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सबसे पहले मैंने किया। अभी नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है मेरा, नेक्स्ट पार्ट आता है, देखो, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, इसमें ना हमें, अरे यार क्या हो रहा है इसको, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, इसमें हमें ना क्लोजिंग वैल्यू की जरूरत पड़ती है आफ्टर इग्नोरिंग द कैश आउटफ्लो, मतलब डिविडेंड की। ठीक है, सो इग्नोर, तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटिंग ऑफ एंडिंग वैल्यू इग्नोरिंग द कैश फ्लोज, लाइक डिविडेंड वगैरह जो है ना, कैश फ्लोज, वो इग्नोर करके सर एंडिंग वैल्यू कितना बनता, मतलब अगर ये 1 करोड़ का डिविडेंड नहीं देते तो एंडिंग वैल्यू कितना होता। सो इन दैट सिनेरियो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट वाला, जहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले मेरा बिगिनिंग वैल्यू स्टार्ट होता है 6 करोड़ से, उसमें मेरा क्या हुआ था, 10%, 15% इंक्रीमेंट हुआ था, एप्रिसिएशन 15%, बस डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट इग्नोर करना है। 6.90 करोड़, ठीक है, ये वैल्यू आफ्टर 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स, देन इसमें और 10% का इंक्रीमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12% का एप्रिसिएशन एट 12%। सो 6.90 का 12% कितना हुआ, 0.828 करोड़, यहां तक कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहां पे बस आपने 1 करोड़ का आउटफ्लो नहीं लेना है, तो ये नंबर कितना बन जाएगा, 7.728 करोड़, एंड मानना है कि यहां पे कुछ आउटफ्लो गया ही नहीं, सो वैल्यू आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद में साहब डिक्रीज हुआ है वैल्यू 10% से, सो डेप्रिसिएशन एट 10%। अब ये 10% जो लेना है ये इसका लेना है, ठीक है, सो 0.7728 करोड़, सो इसके वजह से अभी नंबर चेंज हो जाएगा, देखना, तो 7.728 करोड़ माइनस 0.7728, 6.9552, एंड इसमें 1 करोड़ का वैल्यू ऐड हो जाएगा, एप्रिसिएशन, सो वैल्यू आफ्टर 9 मंथ्स एप्रिसिएशन 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ ऐड करा, एंड 7.9552 करोड़ इज व्हाट माय एंडिंग वैल्यू। ठीक है, ये कब, जब मेरा कोई डिविडेंड नहीं है, जब मेरा कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, और कैश फ्लोज को इग्नोर करने के बाद, ये ध्यान में रखना प्लीज, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है इसलिए। ठीक है, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न में पहले तो इग्नोरिंग कैश फ्लोज, आप कैश फ्लो निकाल लोगे, एंडिंग वैल्यू निकाल लोगे, यू विल गेट दैट 7.9552, एंड नाउ इसका रिटर्न निकालो कितना बनता है। सो ये पहला कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन ऑफ एंडिंग वैल्यू। नाउ रिटर्न, मतलब वो बोल रहा है म्यूचुअल फंड को एक्चुअल में रिटर्न कितना मिला होता, रिटर्न इन वैल्यू कितना मिला होता, दैट इज एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू।
तो 7.9552 करोड़ माइनस 6 करोड़, तो 1.9552 करोड़। ठीक है, एंड इसी का मैं परसेंटेज में निकाल लू तो रिटर्न इन परसेंटेज, एनुअल कंपाउंडिंग कर लू तो, बिकॉज ये एनुअल रिटर्न आएगा ना मेरा, तो 1.9552 करोड़ डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, सो ये नंबर मुझे मिल जाता है 32.59%। ये पर एनम आएगा। %32.59 पर एनम आएगा। ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये हुआ एनुअल कंपाउंडिंग 32.59% पर एनम। बट सर अगर मैं बोलूं, अभी ये पहला ही कैलकुलेशन चल रहा है, एनुअल कंपाउंडेड रूपी वेटेड नहीं निकाल रहे, हम टाइम वेटेड निकाल रहे। यहां पे टाइम पे फोकस दे रहे, टाइम वेटेड, रूपी वेटेड नहीं। इसका भी रेट ऑफ रिटर्न एनुअली आ रहा, बट साहब टाइम वेटेड आ रहा है, यहां पे रूपी वेटेड है। रूपी वेटेड इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बट टाइम वेटेड इज कंसीडरिंग द टाइमिंग इंपैक्ट। समझ रहे हो क्या? सो 32.59% इज माई एनुअल कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न। सर अगर मैं इसको क्वार्टरली कंपाउंडिंग करूं तो कैसे होगा? रिटर्न इन परसेंटेज क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मतलब क्या होता, पहले क्वार्टर में मेरा वैल्यू होता है 6.9 करोड़ डिवाइडेड बाई 6 करोड़, तो ये मेरा परसेंटेज देगा मुझे 6.9 डिवाइडेड बाई 6। ये हुआ मेरा पहले क्वार्टर का इंपैक्ट। सही है। नेक्स्ट कंपाउंडिंग करना है तो मल्टीप्लीकेशन करो। नेक्स्ट का वैल्यू क्या होता है 7.728 करोड़ डिवाइडेड बाई 6.9 करोड़, क्योंकि मुझे डिविडेंड का कैश फ्लो इग्नोर करना है, डिवाइडेड बाय 6.9 करोड़। बट नाउ ये फर्क पड़ेगा, वो बोले एनुअल क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, डिविडेंड का कैश आउटफ्लो इग्नोर कर दिया। बट क्या आपके पास में सच्ची में उतना वैल्यू है क्या? वैल्यू आफ्टर 9 मंथ्स? नो, एक्चुअल में वैल्यू आफ्टर 9 मंथ्स इज दिस वन, 6.0552 करोड़। तो ये वैल्यू लो ना, 6.0552 करोड़। एक्चुअल में वैल्यू कितना है 6.0552 करोड़ डिवाइडेड बाई आपका जो वैल्यू था 6.0552 करोड़, ये इसके पहले वैल्यू कितना था 6.0552 करोड़, 6.728 करोड़, 6.728 करोड़, ये फर्क है। तो यहां का 7.728 नहीं लेना, क्योंकि मैंने इग्नोर किया ना पहले तो इग्नोर किया सेकंड क्वार्टर में, बट थर्ड क्वार्टर का एक्चुअल नंबर्स क्या है, एक्चुअल, वो मेरे लिए मैटर करता है। सही है, तो इसीलिए ये चीज ध्यान में रखना प्लीज। एंड लास्ट वन नाउ, एक्चुअल नंबर्स क्या है मेरे 7.0552 डिवाइडेड बाय 6.0552। ये मुझे टोटल फैक्टर देगा, दिस विल गिव मी द टोटल फैक्टर ऑफ क्वार्टर कंपाउंडिंग। समझ रहे हो? बट नाउ ये फैक्टर में से मुझे एक लेस करना पड़ेगा एंड इस सब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 100 टू अराइव एट द परसेंटेज। तो ये नंबर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1.3506 माइनस 1 इंटू 100, सो दैट इज 35.06%। कब? जब मैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग करूं तो। जब मैं सिर्फ एनुअल कंपाउंडिंग करूं तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है एक साल का, एंड सिंपल इंटरेस्ट पे 32.59% वाला आ रहा। बट सर जब मैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग करूं तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग के केस में मेरा कितना कैलकुलेशन बन रहा है, मुझे हर क्वार्टर को इंपैक्ट देना पड़ेगा, हर क्वार्टर का फैक्टर लेना पड़ेगा, एंड देन आई गेट द वैल्यू ऑफ 35.06% पर एनम। ये भी पर एनम है, बट सिर्फ कंपाउंडिंग क्वार्टरली हुआ। समझ रहे हो क्या? चलो, ये हुआ मेरा टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ थर्ड वाला कैलकुलेशन आता है रूपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न।
यहां पे लिख के ले लो नोट, रुपए वेटेड रेट ऑफ रिटर्न में हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव एंड अराइव एट IRR। एंड IRR क्या होता है मेरा, द रेट एट विच NPV इज 0। तो सर सबसे पहले तो मुझे NPV निकालना पड़ेगा दो रेट्स को लेके, एंड फिर उसको मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो ये इंटर लेवल पे हम लोग करते थे, उस हिसाब से आपको करना है। मुझे पेज ऐड करने दो प्लीज, IRR कैलकुलेट कर लो सो दैट आपको ध्यान में आना चाहिए। IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो IRR कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे रिटर्न इन परसेंटेज लगेगा। रिटर्न इन परसेंटेज क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सो सबसे पहला कैलकुलेशन आज करो, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, दैट इज रिटर्न इन परसेंटेज। सो रिटर्न इन परसेंटेज इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या आएगा? रिटर्न इज इक्वल टू कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड रिसीव्ड। कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है? 7.0552 करोड़ का वैल्यू था, चेक इट आउट। एक्चुअल वैल्यू देख रहे हैं 7.0552 माइनस 6 करोड़ प्लस डिविडेंड ऑफ 1 करोड़, तो 2.0552 करोड़। एंड ये आया मेरा वैल्यू में, रिटर्न इन परसेंटेज 2.0552 करोड़ डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। सो 2.0552 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, सो मिलेगा 34.25% पर एनम। बट क्या ये पर एनम मेरे कुछ काम का है? नो, क्योंकि सर मुझे जो कैश आउटफ्लोज कैश इनफ्लोज है NPV के, वो क्वार्टरली है, तो मुझे इसको क्वार्टरली निकालना पड़ेगा 8.5625%। सो इसको राउंड ऑफ कर लिया 8.56% के हिसाब से पर क्वार्टर, ठीक है। एंड नाउ मैं निकालता हूं कैलकुलेशन ऑफ NPV। विथ क्वार्टरली कैश फ्लोज। एंड नाउ NPV निकालने के लिए मेरा पहले तो आएगा पीरियड, ये हम बचपन में करते थे इंटरमीडिएट लेवल पे, तो वो करना कैश फ्लोज, ठीक है। दो रेट्स लेना नाउ, एक अप्रोक्सीमेट रेट आता है मेरा, इसके आसपास आना चाहिए ना 8.56% पर क्वार्टर। इसको डिस्काउंट रेट ना बोलो, अप्रोक्सीमेट डिस्काउंट रेट ऐसा बोल दो। तो अभी इसके पहले वाला एक ले लो 8%, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 8%, एग्जैक्ट तो इतना नहीं बनेगा। देन DCF आएगा, देन डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 9% एंड इसका DCF आएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक है। सो Q1 Q2 पहले 0th पीरियड लेना पड़ेगा मुझे, देन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो 0th पीरियड पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 6 लाख रुपए, 6 करोड़ रुपए। सो 6 करोड़ इज व्हाट माई कैश फ्लो निगेटिव, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, DCF 6 करोड़, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, DCF 6 करोड़ दोनों जगह पे। नाउ सेकंड, फर्स्ट इस पे क्या मेरा कुछ वैल्यू बन रहा है क्या? फर्स्ट क्वार्टर पे कैश फ्लोज में कोई वैल्यू बन रहा है क्या? नो, यहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। सो 6 करोड़ अगर मैं निगेटिव ले लेता हूं तो मैं इसको पॉजिटिव बोलूं, नहीं तो ऊपर 6 करोड़ पॉजिटिव लो तो इसको निगेटिव बोलो, आपकी मर्जी, ठीक है। सो ये इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो साहब हमारा ये डिस्काउंटिंग रेट कितना होता है? 8% पे 1 डिवाइडेड बाय 1.8
008 0.992 एक सेकेंड दा, सॉरी 0.926 आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 1.08 0.926, इधर आता है 0.917, बट यहाँ पे कुछ कैश आउटफ्लो हिज नहीं, कैश इनफ्लो हिज नहीं, 1 करोड़ का कैश इनफ्लो है, 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, 1 करोड़ का कैश इनफ्लो आया, इधर का डिस्काउंटिंग फैक्टर बनता है 0.857 एंड 0.842, ये मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 0.857, यहाँ पे आएगा 0.842, ठीक है, क्लियर विद दिस, आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? यस। नेक्स्ट वन, यहाँ का थर्ड ईयर का फैक्टर बनता है 0.794 0.772, यहां पर भी कुछ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो नहीं है इन्वेस्टर के लिए। फोर्थ ईयर में भी सर सिर्फ क्लोजिंग एनएवी बनेगा, सो रियलाइजेशन होगा अमाउंट का सर नॉर्मल इस पे 7.0552 का एंडिंग वैल्यू, ये आएगा पैसा तो पॉजिटिव, सो इसका डिस्काउंटिंग रेट आता है 0.735, इसका आता है 0.708, ठीक है। सो इसका डीसीएफ निकालेंगे हम लोगों को, नंबर मिल जाएगा 5.186, ये प्लीज कैलकुलेशन कर लेना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा कैलकुलेशन को, इसलिए 4.993, एंड नाउ इसका मैं टोटल ले लूं तो ये मेरा मिल जाएगा एनपीवी, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो एनपीवी का नंबर मुझे मिलता है, एनपीवी सबसे पहला एनपीवी एट द रेट ऑफ 8% मुझे मिलता है 0.043, यहां पे मुझे मिलता है निगेटिव 0.165। अभी इसको करो साहब टाइमलाइन के हिसाब से, हम लोग कैसे करते हैं आपको याद है, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे ऐसे पढ़ाता हूं, ये 0 निगेटिव वाला पॉइंट निगेटिव 0.165 एंड ये आता है 0.043, 0 वाला रेट मुझे चाहिए, दिस इज माई IRR जो मुझे चाहिए, ये 0.043 पे रेट है 8%, यहाँ पे रेट है 9%। अभी करो कैलकुलेशन, y2 माइनस y1, अगर मैं इसको y ले लूँ, इसको y1 ले लूँ, इसको y2 ले लूँ, तो ये x2 आएगा, ये x आएगा और ये x1 आएगा। पहले चॉइस देखो आपको किसको y1 y2 बोलना, उसके हिसाब से x1 x2 आएगा, ठीक है। तो लाइन थ्योरम क्या बोलता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x। आप अगर इंस्टीट्यूट के फॉर्मूला के हिसाब से जाना चाहोगे तो वो भी जा सकते हो, लोअर रेट प्लस डिफरेंस लेके आप इंटू मल्टीप्लीकेशन करते हो रेट का डिफरेंस, वो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अगर इस तरह से करूं तो मेरा कैलकुलेशन बनता है x2 माइनस x1 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस ये मुझे चाहिए IRR, ठीक है। सो 0.043 प्लस 0.165 डिवाइडेड बाई 0.165, तो ये मिलता है मुझे निगेटिव 1.2606 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस IRR, ठीक है। सो 9 माइनस IRR, सो यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं राइट हैंड साइड को, 9 माइनस IRR इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.2606, तो IRR इज इक्वल टू ये IRR को इधर लेके गया, ये इधर को इधर लेके आया, सो सर क्या हो रहा है इधर 1.2606, तो ये आपका रेट बनना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई 1.2606 निगेटिव प्लस 9, ये बनेगा 8.2067%, 8.2067%, तो 8.207%, 8.207% यह आया पर क्वार्टर, क्योंकि क्वार्टरली सब कैलकुलेशन किया है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो दैट इज 8.207 इंटू 4, 32.83% is what your per annum rate.
सो ये आया रुपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। सो रुपी वेटेड में बस क्या करना है, आईआरआर का कैलकुलेशन करना है। टाइम वेटेड में आपको नॉर्मली सिनारियो से चलना है आपका। बस एक चीज ध्यान में रखना है, वो इग्नोर करना है डिविडेंड का कैश आउटफ्लो, ठीक है। सो यहाँ पे ये आया रुपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। सो दिस इज हाउ द इलस्ट्रेशन नंबर 25 इज डन, 26 इज डन, सॉरी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ गया। ये प्लीज रिवाइज करना, थोड़ा पीछे जाके फिर से रिवाइज कर लेना पूरा की पूरा क्वेश्चन। आई होप यू गाइस आर क्लियर। ठीक है, चलो नाउ मैं आगे बढ़ता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 29 की तरफ। हम ऐसे करते गाइस, ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 29 एंड 30 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके फिर मॉर्निंग स्टार इंडेक्स को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, उसके 2 इलस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, सो इस हिसाब से गाइस हमारे ये 4 क्वेश्चन के साथ ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो प्लीज ट्राई करना कि आप लोग ये 29 एंड 30 को ट्राई करें अपने एंड पे, है ना, जितना आपको समझता है ड्राफ्ट लेवल पे। बाकी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, एनीवेज क्वेश्चन ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सो हम लोग 29, 30 एंड देन मॉर्निंग स्टार इंडेक्स के 2 क्वेश्चन जो है 25 एंड 20 सॉरी 25 एंड 20 23 एंड 24 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग, ये 4 क्वेश्चन जो है टोटलिटी में, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी आवाज कम आया होगा, माइक निकल गया था। सो मैं बात कर रहा था ये जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है 29, 30 एंड 23 एंड 24, अगर किसी को सुनाई नहीं दिया होगा तो ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट हमारा ये लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, सो दैट इज द रीजन। ओके, आई होप यू गाइस आर क्लियर, आप लोगों को समझ गए होगी सब चीजें। अगर कुछ दिक्कत हो, शंका हो, सवाल हो तो प्लीज लेट मी नो। अच्छे से ध्यान रखना अपना खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।